हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। भैरवी फैमिली में जहां हर तरफ खुशियां फैली हुई थी, वहीं भैरवी के घर में मातम चल रहा था। आलोक की तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी और उसके बगल में अनिरुद्ध की तस्वीर भी लगी हुई थी। मेन हॉल में सिर्फ भैरवी सोफे पर बैठा शराब पीते हुए उन दोनों को देख रहा था। तभी भैरवी का खास आदमी विनाशक वहाँ आकर बोला, मालिक, कल सुबह तक पक्की खबर मिल जाएगी। विनाशक की बात पर भैरवी अपने नशे भरी आंखों से उसे को देखते हुए बोले, तुम्हें पता है 2 जवान बच्चों को खोकर कैसा महसूस होता है? विनाशक अपना सिर झुकाकर बोला, बुढ़ापे की छड़ियाँ छिन जाती है। जिस पर भैरवी अपना सिर हिलाते हुए बोले, मृत्युंजय की औलाद को मार दो। उनके घर में कोई वंश नहीं बढ़ना चाहिए, सबको खत्म कर दो। विनाशक भैरवी की बात पर कुछ पल शांत रहकर बोला, मेन हॉल में लगे सीसीटीवी फोटोज में एक बच गया था, जिसमें साफ दिख रहा था कि मृत्युंजय ने नहीं, उसकी पत्नी ने आलोक बाबा को जलाया था। भैरवी विनाशक की बात सुनकर बोले, मृत्युंजय की बीवी वो छोटी सी मेमनी शेरनी बन सकती है? विनाशक भैरवी की बात पर बोला, हमें किसी को कमज़ोर देखकर कम नहीं समझना चाहिए, ये आप ही कहते हैं। भैरवी अपना सिर हिलाते हुए बोले, विराट कहाँ है? उनके इंटरनेशनल बॉक्सिंग की कंपटीशन चल रही है, जिस कारण वो नहीं आ पाए। विनाशक ने जवाब दिया, जिस पर भैरवी विनाशक को देखते हुए बोले, उसे उसका काम पूरा करने के लिए कहो। विनाशक अपना सिर हिला देता है और वहां से बाहर की तरफ चला जाता है। भैरवी विनाशक के जाने के बाद अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए बोले, कुछ समय और फिर तुम कुत्ते के आंसू रोने वाले हो। तुम्हें कंधा देने के लिए कोई जिंदा नहीं रहेगा। इतना कहते हुए भैरवी पागलों की तरह हंसने लगते हैं। इधर सारंग विला में सुधांशु की गाड़ी आकर सारंग विला के पार्किंग में रुकती है। सुधांशु दीपांजलि के अपनी गोद में उठाकर अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। सुधांशु मेन हॉल में आकर इधर उधर देखने के बाद थोड़ा जोर से बोला, जीजा जी। सुधांशु को मृत्युंजय को आवाज़ लगने पर मृत्युंजय सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोला, क्या बात है, आज बहन के बजाय जीजा को ढूंढा जा रहा है? ये कहते हुए मृत्युंजय नीचे आ जाता है। अब तक बाकी घर के लोग भी जो दूसरे कामों में लगे हुए थे, सब नीचे आ जाते हैं। विप्लव दौड़कर सुधांशु के पास जा उसे गले लगते हुए, सिद्ध तुम आ गए, चलो हम साथ में पटाखा जलाते हैं। सुधांशु विप्लव की बात पर बोला, मैं यहाँ अपने जीजा जी से कुछ बात करने आया हूँ। महक सुधांशु की बात सुनकर बोली, क्या हुआ सिद्धू, सब कुछ ठीक तो है ना? सुधांशु महक की बात पर उसके पास आ उसके पाँव को छूने लगता है, जिस पर महक उसे गले लगाते हुए कहती है, हैप्पी दिवाली। सुधांशु महक को हल्का सा गले लगाकर बोला, हैप्पी दिवाली दीदी। दीपांजलि महक की तरफ देखते हुए बोली, दीपा को भी आपको हैप्पी दिवाली विश करना है। महक दीपांजलि की बात सुन मुस्कुराते हुए उसके पास जा घुटनों के बल बैठकर उसे गले लगा लेती है। तो दीपांजलि उसे गले लगाते हुए कहती है, हैप्पी दिवाली बुआ। वैदिक जिसके हाथ में पटाखे भरे हुए थे, दीपांजलि को वहां देखकर गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो कौवा? नीलिमा वैदिक को घूरते हुए बोली, वैदिक नीलिमा की आवाज़ पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मॉम, ये मुझे लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, हमेशा मुझसे झगड़ा करती रहती है। दीपांजलि वैदिक की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता नहीं था कि तुम गंदे लड़के यहाँ पर रहते हो, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। वैदिक दीपांजलि की बात सुनकर बोला, पता चल गया ना, तो जाओ मेरे घर से बाहर। विकल्प उन दोनों के झगड़ों के बीच में आते हुए वैदिक से बोला, वैदिक, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है लड़कियों से अच्छे से बात किया करो। दीपांजलि विकल्प की बात सुनकर बोली, डोंट वरी भैया, मुझे कराटे आते हैं, मैं इसका दांत तोड़ दूंगी। नीलिमा दीपांजलि की बात सुनकर सख्त आवाज में बोली, तू सच में बदतमीज हो। सावित्री जी नीलिमा को शांत करवाते हुए बोले, नीलिमा, बच्चे हैं, तुम उनके बीच में क्यों पड़ रही हो? चलो गार्डन में चलते हैं। सावित्री जी की बात पर नीलिमा दीपांजलि को एक नज़र घूरने के बाद वैदिक से बोली, चलो। वैदिक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, मैं विक्की भैया और वापी भैया के साथ आऊँगा। नीलिमा वैदिक की बात पर बिना कुछ कहे बाकी के घर के बड़ों के साथ गार्डन की तरफ चली जाते हैं। वहीं सुधांशु, जो कि लगातार मृत्युंजय को घूरे जा रहा था, मृत्युंजय उसके इस तरीके से घूरने पर थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला, जो कहना है कहना शुरू करो, कब से देख रहा हूँ जो घूरे जा रहे हो। मुझे पता है कि मैं तुमसे लाख गुना ज़्यादा खूबसूरत हूँ। जिस पर सुधांशु अपने दांत पीसते हुए बोला, सिर्फ शक से खूबसूरती होने पर कुछ नहीं होता, इंसानियत भी होनी चाहिए। महक खड़ी होकर सुधांशु को देखते हुए बोले, सिद्धू, तुमसे कितनी बार कहा है आराम से बात किया करो, जीजा है वो तुम्हारे। सुधांशु महक की बात सुनकर थोड़ी नाराज़गी से बोला, दीदी, आप हमेशा उनके साथ क्यों देती हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो गलत करते हैं, फिर भी आपको उनको सपोर्ट करती है।
मृत्युंजय सुधांशु के बात पर बोला, क्यों तुम्हें जलन हो रही है क्या? मुझे आपसे कोई जलन नहीं होती। थैंक गॉड कि मैं आपकी तरह पागल नहीं हूँ, सुधांशु ने सीधा सा जवाब दिया। मृत्युंजय सुधांशु को बुरी तरीके से घूरने के बाद महक की तरफ देख कर बोला, तुम यहाँ पर हम दोनों की बहस को क्या सुन रही हो? घर वालों के साथ गार्डन में जाओ। महक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, बिल्कुल नहीं, हम सब साथ में जाएंगे। मुझे पता है कि आप सिद्धि के साथ बुरी तरीके से बहस हो जाओगे। मृत्युंजय हल्का सा विनिंग वाली मुस्कान के साथ बोला, चलो अच्छा है, तुम्हें तो पता तो है कि तुम्हारा भाई अपसेट हो जाएगा। मुझे उसकी नहीं आपकी फिक्र है, क्योंकि सिद्धू के साथ झगड़ा के बाद आपका मुंह बन जाता है। महक ने तुनक कर जवाब दिया। मृत्युंजय महक को घूरने लगता है, जिस पर सुधांशु महक के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, दीदी आप बाहर जाओ, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। अमृत सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, किसी को बाहर क्यों भेज रहे हो? तुम्हें बात करनी है ना तो मृत्युंजय के साथ ऊपर स्टडी रूम में चले जाओ। सुधांशु अमृत की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए मृत्युंजय की तरफ देखता है और स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय सुधांशु को जाता हुआ देखने के बाद अमृत से बोला, मैं उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था, मुझे पक्का यकीन है कि उसे सब कुछ पता चल गया है, इसलिए मेरी क्लास लेने आया है। अमृत हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, जाओ अच्छी बात है, कोई तो ऐसा है जो तुम्हारी क्लास ले सकता है। मृत्युंजय खिसियानी मुस्कान के साथ अमृत की तरफ देखने के बाद गहरी सांस लेकर स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। वहीं दीपांजलि सुधांशु के जाने के बाद इधर उधर देखने लगती है, जिस पर अदिति दीपांजलि के पास आकर कहती है, दीपा यही नाम है ना तुम्हारा? अदिति की आवाज़ पर दीपांजलि उसकी तरफ देख उसे हैरानी से देखने लगती है। वैदिक दीपांजलि के हैरान वाली आंखों से देखते हुए बोला, इतना आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो? इंसान ही है, आंखें छोटी कर लो वरना गोटियों की तरह निकल कर बाहर आ जाएंगे। ये सुनकर दीपांजलि नॉर्मल तरीके से अदिति को देखते हुए, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। अदिति हल्का सा शर्माते हुए बोली, थैंक यू, वैसे तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे फेशियल फीचर्स बहुत क्यूट है। वैदिक अदिति की बात पर मुंह बनाते बोले, लगता है कि आपकी आंखें भी खराब हो गई है। ये कौवा किस एंगल से खूबसूरत है? ब्राउन कलर की है, इससे खूबसूरत तो मेरी। विकल्प वैदिक को बीच में डांटते हुए बोला, वैदिक मैंने तुमसे कहा ना कि तुम इस तरीके से किसी के रंग का मजाक नहीं उड़ा सकते। वैदिक विकल्प की बात पर मुंह बनाते हुए, मैं इसे देखता हूँ तो मेरा मूड खराब हो जाता है, हम चले क्या? वैदिक की बात पर दीपांजलि इसे इग्नोर कर अदिति की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप इस घर की एंजल हो? अदिति अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, मैं नहीं, महक दीदी इस घर की एंजल है। दीपांजलि सिर घुमाकर महक की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन एंजल पेटू है, जब मैं खाना को बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ तब मेरा पेट भी ऐसा ही हो जाता है। महक दीपांजलि की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, दीपा मैं आपसे उस दिन भी कहा था ना कि मैं पेटू नहीं हूँ, मेरे पेट में एक प्यारा सा डॉल है। दीपांजलि महक की बात पर हैरान होते हुए बोली, आप डॉल खा गए? वैदिक दीपांजलि को घूरते हुए बोला, उनके कहने का मतलब है कि वो प्रेग्नेंट और उनके पेट में एक छोटा सा बच्चा है, समझे बेवकूफ़ कौवा। दीपांजलि वैदिक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, समझ गई, जैसे मैं बचपन में मम्मा के पेट में थी वैसे ही मेरी तरह एक और दीपा बुआ के पेट में है। वैदिक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, तुम्हारी तरह कौवा नहीं है मेरी भाभी के पेट में, उनके पेट में तो एक सुंदर से एंजल है, बिल्कुल भाभी की तरह। दीपांजलि वैदिक के सामने खड़ी होकर उसे घूरते हुए बोली, तुम सुंदर हो तो क्या हुआ, तुम्हारे पास तमीज़ तो बिल्कुल नहीं है ना, इसलिए कोई तुमसे दोस्ती करना पसंद नहीं करता और सब मेरे दीपा के पास आते हैं। वैदिक सिर नीचे करके दीपांजलि के सिर पर मार कर बोला, तुम इतनी छोटी सी हो, छुटकी, और मुझे जुबान लड़ाती हो। वैदिक के बहुत सारे दोस्त हैं, समझी। दीपांजलि वैदिक के पेट पर मुक्का मारती है तो वैदिक अपने पेट को पकड़कर अपने आंसुओं को कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि दीपांजलि ने काफ़ी तेज़ मारा था। विप्लव जल्दी से आगे बढ़कर दीपांजलि को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, दीपा मैडम अचानक काली माता क्यों बन रही हो? दीपांजलि गुस्से में वैदिक को देखने के बाद विप्लव से बोली, ये हर वक्त मुझे परेशान करता है, जबकि मैं इसे जानती भी नहीं। दीपांजलि के बात पर वैदिक उसे गुस्से में घूरने के बाद वहाँ से जाते हुए बोला, मैं ऐसी गंदी लड़की से बात नहीं करूँगा। कितनी जोर से मारा मुझे। दीपांजलि उसे जाता हुआ देखकर मुंह बनाती है तो महक उसके
पास आकर कहती है, दीपा बेटा किसी को मारते हैं तो उसे सॉरी कहते हैं ना, वैदिक से सॉरी कहो, वो बुरा नहीं है। दीपांजलि अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं बुआ मैं सॉरी नहीं कहूँगी। डैडा कहते हैं गलती हमारी ना हो तो सॉरी नहीं कहनी चाहिए। वो मुझे बुरी कह रहा था ना, तभी वैशाली नीचे आ जाती और महक के सामने आकर कहती है, चलो दीदी पटाखे जलाते हैं। वैशाली की बात सुनकर महक अपना सिर हिलाने के बाद एक नज़र स्टडी रूम को देख गार्डन की तरफ चली जाती। सभी लोग गार्डन की तरफ चले जाते हैं। अदिति शोभित के आसपास ना देखकर उसके कमरे की तरफ चली आती है। अदिति कमरे में आती है तो देखती है शोभित खाली पजामा पहने इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। अदिति अंदर आते हुए शोभित से बोली, आप क्या ढूंढ रहे हो? शोभित मुड़कर अदिति की तरफ देखते हुए बोले, क्या तुमने मेरा कुर्ता देखा है? मुझे मिल नहीं रहा। अदिति वार्डरोब खोलकर उसमें से कपड़े के बीच से कुर्ता निकालकर शोभित की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये है ना? शोभित अदिति के हाथ से कुर्ता लेकर उसे देखने लगता और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर कहता, यार ये बिल्कुल सही है, गरीबों में आटा गिला। जैसे कुर्ता तो मिल गया लेकिन बटन टूटा हुआ है। अदिति शोभित की बात पर इधर उधर देखते हुए, सुई धागा कहाँ पर है? शोभित अदिति को देखते हुए बोला, तुम्हें लगाना आता है? हाथ सिलने की बात नहीं कर रहा हूँ। अदिति शोभित को घूर कर बोली, आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मैंने दीदी को देखा था कपड़े सिलते हुए, मुझे आता है। शोभित कुर्ता अदिति की तरफ बढ़ाते बोले, तो ठीक है मैं सुई धागा ला कर देता हूँ, तुम लगा देना। अदिति शोभित की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बिस्तर पर बैठ जाती है। शोभित दराज खोलकर एक डब्बा लाकर अदिति के सामने रख देता तो अदिति उसमें से सुई धागा निकालकर बटन लगाना शुरू कर देती है। शोभित अदिति के सामने कॉफ़ी टेबल पर बैठकर अदिति को देखते हुए बोला, अब मुझे तुम बिल्कुल बीवी मटेरियल लग रही हो। अदिति शोभित की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्यों पहले नहीं लग रही थी क्या? शोभित हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, पहले मुझे लगता था कि मैं एक बच्ची को संभाल रहा हूँ, लेकिन अब लगता है कि नहीं, मैं गलत था। अदिति छोटा सा मुंह बनाते हुए, मैं बच्ची की तरह ही ठीक हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैच्योर लोगों को आप जैसे बड़े लोग तंग करते हो। शोभित अदिति की बात पर उसे हैरानी से देखते हुए, मैंने तुम्हें कब तक तंग किया? अदिति शोभित की बात सुनकर उसे देखते हुए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। शोभित अपना सिर हिलाते हुए, हाँ बोलो क्या बात करनी? मैं कह रहे थे कि अगर मैं परसेंट में पास हो जाऊं तो चलेगा क्या? अदिति ने शोभित की तरफ देखते हुए सवाल किया, जिस पर शोभित कुछ पल सोचकर बोला, कम परसेंट के चक्कर में फेल मत हो जाना, बाकी मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। अदिति शोभित की बात सुनकर खुश होते हुए बोले, हाँ तो यूनिट टेस्ट में मेरे 50 में से 25 नंबर आए थे, इतना चलेगा ना? और ये सुनकर शोभित अपनी आंखें छोटी करते, अच्छा इसलिए तुम टॉपिक बदल रही थी? अदिति अपना सिर हिलाते हुए, मैं टॉपिक नहीं बदल रही थी, दरअसल मैं सोच रही थी कि मास्टर्स में मैं नहीं करूँगी। शोभित गहरी सांस लेकर, अदिति हम एक साथ 2 डिग्री हासिल कर सकते हैं। जिस पर अदिति मुँह बनाते हुए बोली, मैं इतना पढ़कर क्या करूँगी, मुझे कौन सा UPSC का एग्ज़ाम देना है? शोभित अदिति के गाल को खींचते हुए बोले, क्या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले ही पढ़ाई करते हैं? हम अपने लिए भी तो कर सकते हैं ना। सोचो जब हमारे बच्चे होंगे, मैं घर में नहीं रहूँगा, तब तुम उन्हें ट्यूशन दे सकती हो। जिस पर अदिति मुंह बनाते हुए बोली, मुझे पढ़ाना नहीं पसंद। शोभित अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैं देख रहा हूँ वापी की संगति का असर तुम पर भी हो रहा है। अदिति कुर्ता शोभित की तरफ बढ़ाकर बोला, आपका बटन लग गया। और हाँ, हमारे वापी को बीच में टारगेट मत किया करो, बहुत अच्छा है। इतना कहकर अदिति खड़ी होकर सुई धागा डब्बे में डाल दराज में रख देती है। शोभित कुर्ते में लगे बटन को एक नज़र देखने के बाद गहरी सांस लेकर, इसे बटन लगाना नहीं कहते, इसे मकड़ी की तरह जाल बुनना कहते हैं, इसलिए तुम्हें सफाई से सीखने की ज़रूरत है। अदिति शोभित की बात पर पैर पटकते हुए बोले, आपके लिए तो कुछ भी करो बेकार ही है, इसलिए कुछ करने का मन नहीं करता, हमेशा कुछ न कुछ नुक्स निकालते रहते हो। इतना कहकर अदिति मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। शोभित उसे जाता हुआ देखने के बाद एक गहरी सांस लेकर रेडी हो सब लोगों के बीच गार्डन की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। सुधांशु लगातार मृत्युंजय को घूरे जा रहा था, जिस कारण मृत्युंजय फ्रस्ट्रेशन में चीखते हुए बोला, बीवी हूँ क्या तुम्हारी जो तुम मुझे चेकआउट कर रहे हो? सुधांशु मृत्युंजय की बात सुनकर अपने एक एक शब्दों पर जोर देते हुए बोला, मेरी दीदी का किडनैप हुआ था और आपने मुझे बताया नहीं। मृत्युंजय अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, किडनैपिंग हुआ था, बच्चा नहीं, जिस बारे में पूरे खानदान को न्योता देता।
सुधांशु मृत्युंजय की बात पर अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए गुस्से से बोला, आपको सब कुछ मजाक लगता है क्या? अगर मेरी दीदी को कुछ हो जाता तो? मृत्युंजय शांत नजरों से सुधांशु को देखते हुए बोला, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना, पॉजिटिव सोचना चाहिए। सुधांशु मृत्युंजय को उंगली दिखाते हुए बोला, इस बार मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर मेरी दीदी को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, ये तो ठीक है, लेकिन तुम अपना बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बहन को कैफे में किस करने की? सुधांशु अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैंने ये चीज़ अच्छे से नोटिस किया है, मेरा नाम जिसके साथ जुड़ता है ना, आप उसी के पीछे पड़ते हो, क्यों? मृत्युंजय एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे तुमसे बदतमीजी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर मृत्युंजय जाने लगता है, जिस पर सुधांशु पीछे से कहता है, मुझे आपकी कुछ हेल्प चाहिए थी। मृत्युंजय मुड़कर सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, सब कुछ ठीक तो है ना घर में? सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ सब कुछ ठीक है, मैं पापा का बिजनेस रीओपन करना चाहता हूँ। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम्हारा तो पायलट बनने का ट्रेनिंग कंटिन्यू चल रहा है ना, तो तुम बिजनेस के रीओपन करके उसमें क्या घुसाना चाहते हो? सुधांशु मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, क्योंकि मैं एक छोटी सी कॉलोनी में नहीं रहना चाहता, मैं एक बड़े घर में रहना चाहता हूँ, जैसा कि मेरा सपना है। मृत्युंजय सुधांशु के पास आकर उसके कंधे को झाड़ते हुए बोले, जैसा कि तुम्हें पता है सुधांशु, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा रेपुटेशन और मेरी फैमिली है, और दोनों पर अगर कोई उंगली उठाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम मुझसे जुड़े हो, अगर तुमने कुछ भी तमाशा किया तो अगर मैं किसी को अर्श पर पहुंचा सकता हूं तो फर्श पर भी लाकर पटक सकता हूं। सुधांशु मृत्युंजय का हाथ को पकड़ते हुए बोला, आप क्या कहना चाहते हो? मुझे सब समझ आ रहा है, और मैं कोई इलीगल काम नहीं कर रहा हूँ, मेरी मेहनत की कमाई है। मृत्युंजय हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, और वही बेहतर है, और जहाँ तक बात है तुम्हारे पापा के बिजनेस के रीओपनिंग की, उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है, क्योंकि उसमें हानिकारक चीज़ें पाई गई थी जिससे लोगों की तबीयत खराब हो रही थी। तो तुम सब कुछ प्रूफ करो, फिर कोर्ट में जाकर इसके लिए अप्रूवल ले लो, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। सुधांशु ने मृत्युंजय को देखते हुए कहा, जिस पर मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, तुम कदम आगे बढ़ाओ, मैं पीछे से तुम्हें सपोर्ट कर दूंगा। सुधांशु एक नज़र मृत्युंजय को देखने के बाद मुंह बनाते हुए बोला, आप इतने भी बुरे नहीं हो, कभी कभी मुझे ऐसी खुश फहमी हो जाती है। इतना कहकर सुधांशु स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय उसे जाता हुआ देखने के बाद अपना फ़ोन निकाल कर किसी को मैसेज सेंड कर देता है और बाकी लोगों के पास गार्डन की तरफ चला जाता है। नैना का अपार्टमेंट। नैना पैनकेक खाते हुए टीवी देख रही थी, तभी उसके घर का डोरबेल बजता है। नैना प्लेट नीचे रखकर जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने गिफ्ट पकड़े डेविड खड़ा हुआ था। डेविड को देखकर नैना थोड़ी हैरान होते हुए बोली, तुम यहाँ? डेविड सारे सामान नैना को दिखाते हुए बोला, क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? नैना दरवाजे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, माना कि तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन इस तरीके से मुंह उठाकर कभी भी नहीं आ सकते। डेविड नैना को धक्का देते हुए अंदर जाकर दरवाज़ा पैर से बंद करके बोला, ज़्यादा मुँह मत चलाया कर। नैना सारे सामान की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है? डेविड पैनकेक की प्लेट को साइड करते हुए बोले, अरे आज दिवाली है, कुछ अच्छा खाओ ना। इतना कहकर डेविड वहाँ पर एक बैग से निकालकर रोटी, सब्जी और सिंपल सा खाना रख देता है। खाने को देखते हुए नैना मुंह बनाकर बोली, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं खुद अपने लिए खाना मैनेज कर सकती हूँ, तुम्हें लाने की ज़रूरत नहीं है। डेविड नैना की बात सुनकर बोला, देखो सुख कर कांटा हो गई हो, कुछ अच्छा खाया पिया करो। नैना डेविड की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर नैना किचन की तरफ चली जाती है और डेविड वहीं सोफे पर बैठ जाता तो उसकी नज़र कॉफ़ी टेबल के कॉर्नर में रखे एनवेलप पर जाती है। डेविड उस एनवेलप को निकाल कर देखता है और उसे पढ़ने लगता है। पूरा एनवेलप पढ़ने के बाद डेविड के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। तभी नैना पानी लेकर आ जाती है। डेविड के हाथों अपना एनवेलप देकर उसके हाथों से लेते हुए कहती है, अरे ये क्या था, तुम इस तरीके से किसी का सामान कैसे देख सकते हो? जिस पर डेविड नैना को देखते हुए बोला, तुमने यूएस का वीज़ा अप्लाई किया था क्या? तुम घूमने जा रही हो? नैना अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं, मैंने परमानेंट वहाँ का वीज़ा अप्लाई किया है क्योंकि मेरी जॉब लग गई है। ये सुनकर डेविड नैना को देखते हुए बोला, और मेरा क्या? ये सुनकर कन्फ्यूजन में डेविड को देखते हुए बोले, तुम्हारा क्या कहने से क्या मतलब होता है? मेरा भाई, मेरी फैमिली वहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी?
डेविड नैना की बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ क्या? तुम्हें लगता है कि मेरे साथ कोई दोस्त नहीं है इसलिए मैं तुम्हारे पास हूँ? सब कुछ है मेरे पास, बट मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। नैना डेविड की बात पर एक गहरी सांस लेकर बोले, डेविड, एक इंसान को हमेशा बेहतर की तलाश होती है। डेविड नैना की बात पर बोले, 1 मिनट, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यूं ही घूमता रहता हूँ? तो मैं बता दूँ तुम्हें, मैं सिर्फ मृत्युंजय सारंग का डिटेक्टिव नहीं हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी काम करता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है 30 साल तक सिंगल इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कोई मिले नहीं? बल्कि नहीं, मैंने इसलिए सिंगल हूँ क्योंकि मुझे अपनी तरह कोई नहीं मिली। नैना कंफ्यूज होते बोले, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ? डेविड एक गहरी सांस लेकर सोफे से खड़ा होकर बोला, ठीक है, मैं और कोई बहस नहीं करना चाहता। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, बाय एंड हैप्पी दिवाली। इतना कहकर डेविड खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, जिस पर नैना उसे रोकते हुए कहती है, अरे इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे खाऊंगी? डेविड नैना की बात पर बोला, जाकर बचा हुआ खाना किसी गरीब को या फिर गाय को दे देना। इतना कहकर डेविड वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता। नैना उसे जाता हुआ देख खाने की तरफ देखती और जल्दी से अपार्टमेंट से बाहर और दौड़ते हुए डेविड के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर कहती है, रुको। डेविड के कदम रुक जाते और मुड़कर नैना की तरफ देखते हुए कहता है, कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। नैना एक गहरी सांस लेकर बोली, मैंने तुम्हें इतने वक्त तक डेट किया था, तुमने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन हर डेट को बीच में छोड़कर तुम गए। और मैं कैसे मान लूँ कि हमारी शादी के मंडप में तुम मुझे मंडप से छोड़कर नहीं भागोगे? डेविड नैना की बात सुनकर जल्दी से बोला, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं पहले से ही अपने एजेंसी को लेटर भेज दूँगा कि मुझे 1 महीने तक छुट्टी चाहिए और मैं कोई भी टास्क नहीं कर सकता। नैना इधर उधर देखने के बाद बोली, क्या हम अपार्टमेंट के अंदर चढ़कर डील कर सकते हैं? डेविड अपना सिर हिलाकर उसके साथ अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है तो नैना डेविड की तरफ देखते हुए कहती है, तो तुम बताओ, अभी शादी करना चाहते हो? डेविड नैना की बात पर बोला, अभी तो मना कर रही थी, अचानक मान गई, ऐसा क्यों? नैना डेविड के गाल को खींचते हुए बोली, क्योंकि हर डेट में तुमने मेरा दिमाग अच्छा किया था इसलिए, और तुम्हें सब कुछ आता भी है तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। डेविड नैना के हाथ को अपने गाल से हटाकर उसके चेहरे को पकड़कर अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है। नैना डेविड के बालों में हाथ डालकर उसके बालों को सहलाने लगती है तो डेविड कुछ पल सोचकर उसे लिफ्ट पर कमर से पकड़कर उठा लेता है तो नैना अपने पैर उसके कमर पर लपेट लेती है। डेविड नैना का पेशेंटली किस करते हुए बेडरूम की तरफ ले जाता है। वीर का अपार्टमेंट। वीर घर आता है, उसका चेहरा काफ़ी थका हुआ लग रहा था। खुशहाली, जिसने घर में थोड़े बहुत डेकोरेशन किए थे और दिए निकाल कर पूजा कर लिया था, वीर की तरफ देखते हुए थोड़ी हैरान होकर बोली, तुमने कहा था कि तुम्हें ज़रूरी काम है? वीर खुशहाली की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ, मुझे अभी भी बहुत काम है। खुशहाली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। खुशहाली वीर की बात सुनकर कंफ्यूज होते हुए बोली, बात करनी थी? क्या बात करनी थी? वीर खुशहाली को सब कुछ बता देता है और सब कुछ सुनने के बाद खुशहाली वीर को गले लगाते हुए कहती है, शांत हो जाओ, तुम्हारी मम्मी तो जिंदा है ना? वीर खुशहाली से अलग होते हुए बोला, क्या तुम मेरे साथ बनारस चलोगी? मैं यहाँ पर तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वहाँ पर मुझे पापा की जगह विधायक बनने के लिए कहा जा रहा है। खुशहाली वीर की बात पर अपना हाथ पीछे लेते हुए बोली, वीर, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मेरा पूरा सेटअप यहाँ पर है। वीर खुशहाली की बात पर उसे देखते हुए बोला, हाँ, मुझे सब समझ आ रहा है, लेकिन हम धीरे धीरे सब कुछ वहाँ पर सेटल कर लेंगे। खुशहाली अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, सॉरी, मैं हमेशा से इंडिपेंडेंस रही हूँ और मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं एक नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ, किसी पॉलिटिशियन की बीवी नहीं। खुशहाली की बात पर वीर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, यार खुशहाली, बात को समझने की कोशिश करो, वहाँ के लोग को मेरी ज़रूरत है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। खुशहाली अपना हाथ पीछे लेकर बोली, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और जहाँ तक बात है बच्चे की, मैं उसे संभाल सकती हूँ। वीर एक गहरी सांस लेकर बोला, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। खुशहाली हल्का सा हंस कर बोली, हाँ हाँ हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बनारस में जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी? तो तुम गलत हो, मैं मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वीर का अपार्टमेंट। खुशहाली ने सीधा सीधा वीर से बनारस जाने से मना कर दिया था, जिस कारण वीर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। आखिरकार वीर थक हार कर खुशहाली से बोला, हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाली बात सुनकर खुशहाली कंफ्यूज होकर बोली, तो तुम किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा।
तुम मुझसे शादी करोगे या फिर नहीं, वीर ने सवाल किया। जिसके जवाब में खुशहाली कुछ पल रुक कर बोली, मुझे शादी से डर लगता है। जिस पर वीर अपनी आंखें छोटी करके बोला, तो क्या तुम बिना मुझसे शादी कर मेरे बच्चे को जन्म देना चाहती हो? इस बारे में पहले ही बात हो चुकी थी वीर, तुम्हें बच्चा चाहिए था तो मैं अबॉर्शन करवाना चाहती थी। खुशहाली ने अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा। वीर अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए बोला, तुम बहुत घटिया। खुशहाली हैरान होकर बोली, व्हाट? वीर अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम सच में बहुत गंदी हो। मैंने पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसे मतलबी औरत नहीं देखी। ये सुनकर खुशहाली गुस्से में चिल्ला कर बोली, मेरे नशे में होने का फायदा तुम नहीं उठा और यहाँ पर मतलबी घटिया मैं हो गई। खुद के कैरेक्टर को झांक कर नहीं देख रहे हो तो एक बात ध्यान से सुनो, मिस्टर सिसोदिया तुम्हारे ऊपर केस नहीं किया, वही बेहतर समझो, वरना रेप के केस में तुम्हें अंदर डलवा सकते थे। खुशहाली की पूरी बात सुनने के बाद वीर अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, सब कुछ सिर्फ तुम्हारे नशे में होने के कारण हुआ था ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तुम मेरे बच्चे को जन्म दो, बदले में तुम्हारी मुंह मांगे कीमत दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम उस बच्चे को अपना होने का दावा नहीं करोगे, क्योंकि वो मेरा बच्चा होगा। ये सुनकर खुशहाली अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या मैं तुम्हें कोई सूरगेट मदर लगती तो नहीं हो, लेकिन बन जाओगे तो क्या हो जाएगा? आफ्टर ऑल मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में जो है, वीर ने जवाब दिया। वीर की बात पर खुशहाली उसे घूरते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ बनारस जाने के लिए रेडी नहीं हो रही हूँ, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो ना। जिसे सुनकर वीर व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मेरे साथ बनारस नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरे बच्चे को जन्म देना चाहती हो, किस रिश्ते से? खुशहाली अपना सिर हिलाते हुए, अच्छा ठीक है, तुम्हें ये बच्चा चाहिए ना, ठीक है, मैं तुम्हें ये बच्चा बॉर्न करके दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मुझसे कोई भी एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। वीर खुशहाली की बात सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर बोला, आज के बाद मैं तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन रखूंगा भी नहीं, मुझे बस अब मेरा बच्चा चाहिए। खुशहाली कुछ पल शांत रहने के बाद वीर के हाथ को पकड़कर बोली, वीर तुम बहुत अच्छे लड़के हो, हम साथ भी तो रह सकते हैं ना। वीर अपना हाथ पीछे लेकर बोली, ये फॉरेन नहीं है जहाँ पर एक लड़का और लड़की बिना किसी रिश्ते के साथ में रह सकते हैं। इंडिया है, यहाँ पर शादी नाम की एक चीज़ होती है, सिर्फ समाज को ये बताने के लिए कि हम शादीशुदा है। तुम समाज को इग्नोर कर सकती हो, मैं नहीं। हाँ, तुम क्यों समाज को इग्नोर करोगे? क्योंकि तुम भी उन समाज के साथ जुड़ने जो जा रहे हो। खुशहाली ने गुस्से में वीर को घूरते हुए कहा। वीर खुशहाली की बात पर बोला, हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार हैं। खुशी, तुम्हारे पास माँ नहीं है और मेरे पास बाबा नहीं है, और तुम्हारी फैमिली होकर भी नहीं है, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए जी रही है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम मुझे छोड़ सकते हो, ठीक कहा ना? खुशहाली ने वीर की आंखों में देखते हुए पूछा, जिसके जवाब में वीर बोला, मैं तुमसे कह रहा हूँ मुझसे शादी कर लो और चलो मेरे साथ बनारस, लेकिन तुम्हें दिक्कत है। मैं क्यों जाऊँ बनारस? मैं हमेशा से मुंबई में रही हूँ, मेरा सारा काम, मेरा प्रोफेशन, हर चीज़ मुंबई में है, मैं बनारस जाकर क्या करूँगी? खुशहाली ने अपनी बात को रखते हुए कहा। वीर खुशहाली की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, ट्रांसफ़र होते रहते हैं और वकालत एक ऐसी चीज़ है जिसे कहीं पर भी शुरू कर केस मिल जाता है। खुशहाली एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, मुझे नहीं जाना बनारस, तुम्हें बच्चा चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है ना? ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनवाती हूँ और मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। वीर अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। खुशहाली उसे जाता हुआ देखती है, उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर चुकी थी। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इधर मनाली में कौशिक मेंशन में रुद्र, फलक और चार्ली बैठे हुए थे। फलक पूरे घर को घूम चुकी थी और मिस्टर कौशिक अपने बिजनेस ट्रिप के कारण बाहर थे। आखिर में चार्ली फलक की तरफ देखते हुए बोले, क्या बात, एक बात बताओ, तुमको हमारे घर का एड्रेस कहाँ से मिला? फलक चार्ली की बात पर उसे घूर कर बोला, कोई लिटेरी नहीं हूँ मैं, ठीक है, तुम्हारे रुद्र भैया ने बताया था। रुद्र फलक की बात पर उसे देखते हुए बोला, क्या तुमने डिनर किया है? फलक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, नहीं। चार्ली फलक की बात सुनकर कुछ सोचते हुए, तुम हमारे रुद्र भैया से शादी क्यों नहीं कर लेती? कब तक इधर उधर घूमते रहना है? ये सुनकर फलक चार्ली से बोली, तुम्हें क्या लगता है कि शादी करने के बाद मैं खाना बनाऊंगी? मुझे खाना बनाना नहीं आता। जिस पर चार्ली मुंह बनाते हुए बोले, तो तुम लड़की कहाँ से हुई? तुम्हें तो लड़का पैदा होना चाहिए था। फलक चार्ली की बात पर उसे बुरी तरीके से घूरते हुए बोली, अच्छा तो तुम बताओ, तुम अभी तक सब पर मुंह क्यों मार रहे हो? तुमने शादी क्यों नहीं की?
ये सुनकर चार्ली रुद्र की तरफ इशारा करते हुए बोला, हमारे रुद्र भैया के कारण जब तक वो शादी नहीं करेंगे हम भी शादी नहीं करेंगे। फलक चार्ली के बात को इग्नोर कर रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नींद आ रही है। रुद्र फलक की बात पर बोला, तो क्या तुम डिनर नहीं करोगी? फलक अपना सिर नहीं बहिलाते हुए बोली, ट्रेन के फर्स्ट क्लास में बैठ कर आई हूँ मैं, वहाँ पर तो हर 3 घंटे में खाने मिल रहे थे, मेरा पेट फुल है, मुझे भूख नहीं लगी। ये सुनकर रुद्र सैफ की तरफ देखते हुए बोला, इसको दूध ला कर दो। फलक रुद्र को घूरते बोले, अरे कह रही हूँ ना मेरा पेट फुल है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? ये सुनकर रुद्र फलक के गाल को खींचते बोले, खाना नहीं खा रही हो ठीक है, लेकिन कम से कम दूध पी लो। फलक रुद्र के हाथ को झटकते हुए, क्यों खींच रहे हो? चार्ली अपनी कुर्सी से खड़ा होते हुए, मैं तो चला अपने कमरे में, तुम दोनों मियाँ बीवी जानो क्या करोगे। जिस पर रुद्र बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या करेंगे? इसने कहा ना इसे नींद आ रही है, मुझे भी नींद आ रही है, हम जाकर सोएंगे अपने अपने कमरे में। चार्ली एक नटखट वाली मुस्कान के साथ रुद्र को देखते हुए, लेकिन हमको तो कुछ और ही दिख रहा है। ये कहते हुए चार्ली रुद्र के पैंट की तरफ देखता और मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। रुद्र जिसे अपने गोद में कुशन रखा था वो चार्ली की बात अच्छे से समझ पा रहा था। फलक उन दोनों की बातों को सुनते हुए रुद्र से बोले, तुम्हें एक्साइटमेंट हो रही है मेरे नज़दीक होने से? रुद्र जल्दी से अपना सिर नहीं में हिला कर बोले, नहीं, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? फलक रुद्र के हाथ से कुशन छीनकर सोफे पर फेंकते हुए, तो तुम इसे बार बार पैरों के बीच क्यों रख रहे हो? रुद्र अपने पैर को क्रॉस करके बैठते हुए, मैं तो बस यूं ही देख रहा था। फलक सरसरी नज़र पूरे लिविंग रूम में दौड़ाने के बाद रुद्र के ऊपर जाकर उसके दोनों तरफ अपने पैर रखकर उसकी गोद में बैठ जाते हैं। रुद्र फलक के नज़दीकी पर उसके कमर को पकड़ते हुए बोला, फलक तुम मस्ती क्यों कर रही हो? जिस पर फलक रुद्र के कान पर किस करते हुए बोले, हमारी सगाई तो हो चुकी है, चलो शादी करते हैं। रुद्र अपनी आंखें बंद कर अपनी आवाज़ को कंट्रोल करते हुए बोले, तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो ना, फिर बाद में मुकर जाओगे। फलक सिर उठाकर रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, फलक का बस्ती मुँह से नहीं हगती, कहाँ तो करूँगी। फलक की बात सुन रुद्र उसे देखते हुए बोले, तो तुम चाहती हो हम दोनों आगे बढ़े? फलक रुद्र से लिपटते हुए बोले, ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, हमको कुरकुरा सा महसूस हो रहा है। रुद्र फलक को कोल्ड कर उसे अपनी गोद में उठा लेता है तो फलक अपने दोनों पर रुद्र के ट्रासों पर लपेट लेती है। रुद्र सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला, तो क्या हम कुछ शैतानी भरा करने वाले हैं? जिस पर फलक उसे देखते हुए बोले, तुम्हें आता है या फिर नहीं आता? रुद्र थोड़ा सा अकवर्ड होकर बोला, सीख जाएंगे। फलक खुशी से रुद्र के गाल पर पप्पी देते हुए बोले, मतलब मेरा बंदा वर्जन है? रुद्र के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। फलक उसे देखते उसके गाल पर पुच्ची पुच्ची करने लगती है तो रुद्र बेडरूम में आकर बेड पर एक लात दरवाजे को मारता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। फलक रुद्र के पूरे कमरे को देखते हुए, बहुत खूबसूरत है, शादी के बाद हम यहीं रहेंगे ना? रुद्र अपना सिर हिलाते हुए बोले, हो यहीं रहेंगे। ये कहते हुए रुद्र फलक को दीवार से सटाकर उसके होठों पर किस करना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह नैना का अपार्टमेंट, नैना का नींद धीरे धीरे खुलती है। नैना सिर्फ ब्लैंकेट के अंदर सो रही थी। वो उठने की कोशिश करती है तो उसके अपने बैक पर बहुत तेज़ दर्द होता था, जिस पर वो डेविड को गाली देते हुए कहती, ये साला आदमी आराम से नहीं कर सकता था क्या? ये कहते हुए नैना बिस्तर के सहारे उठकर बैठ जाती है और इधर उधर देखती है, लेकिन उसे डेविड नज़र नहीं आता। डेविड को आसपास ना देखकर नैना खुद से बोले, क्या ये मेरे साथ नाइट स्पेंड करके मुझे छोड़कर चला गया? इतना सोचते हुए नैना की आंखों में पानी भर आता है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और डेविड, जिसने सफ़ेद रंग का पैंट पहन रखा था, अपने हाथों में हल्दी वाला दूध अंदर लाकर बिस्तर के बगल वाले काउंटर पर रखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग। ये कहते उसकी नज़र नैना पर जाती है, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नैना को रोता हुआ देखकर डेविड थोड़ा हैरान होकर बोला, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? क्या दर्द हो रहा है कहीं पर? हम डॉक्टर के पास चले? नैना एक हाथ से ब्लैंकेट को अपने सीने पर रखे दूसरे हाथ से अपने आंसू को साफ करते हुए, मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए मेरे आंसू बह निकले। डेविड नैना की बात पर उसके बगल में बैठते हुए बोले, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने पहली बार किसी लड़की के साथ रात बिताई है और मैं उसे यूं ही छोड़कर चला जाऊँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। यह सुनकर नैना डेविड की तरफ देखते हुए बोली, तुम मुझसे झगड़ा तो नहीं करोगे ना? हमेशा मुझसे झगड़ा करते रहते हो। जिस पर डेविड अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम हो जो हमेशा मुझसे मारती हो, मैं झगड़ा नहीं करता, और देखो कल रात को तुमने क्या किया। ये कहते हुए डेविड अपने गले में बने हिगीज के निशान को दिखाने लगता है। उन निशानों को देखते हुए नैना हल्का सा शर्मा जाती है, जिस पर डेविड अपने पैंट के पॉकेट से एक डिब्बा निकाल कर नैना के सामने रखते हुए कहता है,
नैना चौहान, विल यू मैरी मिली। नैना रिंग की तरफ देखते हुए अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मुझे एक अच्छा सा प्रपोज चाहिए, ये रूखा सूखा मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगी। नैना की बात सुनकर डेविड कुछ पल सोचने के बाद बोला, ठीक है, मैं सोच कर बताता हूँ। नैना कंफ्यूज होकर बोली, सोच कर बताता हूँ कहने का क्या मतलब? डेविड अपने दांत दिखाते हुए बोला, मुझे प्रपोज करने का आइडिया नहीं है ना, तो मेरे बॉस से कंसल्ट करूँगा। ये सुनकर नैना अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, देखते हैं क्या आइडिया देते हैं तुम्हारे बॉस। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।